मॉर्निंग। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो आपको इसका आंसर देना होगा। ऑप्शंस अगर आप कहेंगी तो मैं बता दूंगी, और नहीं तो खुद आपको आंसर भी आपको मालूम होगा। चलिए पहला प्रश्न पूछती हूँ मैं आपको। वो ये कि गर्भाशय के सबसे बाहरी परत को कहते हैं। ये अक्सर के एग्जामिनेशन में आता भी है और आया भी है। गर्भाशय के सबसे बाहरी परत को कहते हैं। ऑप्शन है एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम सेकेंड ऑप्शन, और थर्ड है पेरीमेट्रियम, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। Which one is the correct answer? गर्भाशय के सबसे बाहरी परत को कहते हैं पेरीमेट्रियम। पेरी मीन्स होता है आउटर साइड, पेरी मीन्स आउटर, पेरीफेरी ऊपरी सतह, एंडो मीन्स अंतर, मायो मीन्स बीच वाला। तो आपको गर्भाशय के सबसे बाहरी परत को हम कहते हैं पेरीमेट्रियम। क्या कहते हैं हम? पेरीमेट्रियम कहते हैं। इसके बाद चलो, आवाज नहीं आई। पेरी का मतलब होता है आउटर साइड, याद रखना हमेशा। पेरी मीन्स आउटर बाहरी तरफ, एंडो मीन्स भीतर की तरफ, एंडोमेट्रियम, मायो बीच का। तो अगर ये क्वेश्चन ऐसे आए कि गर्भाशय के सबसे भीतरी परत को कहते हैं क्या, तो आंसर होगा एंडोमेट्रियम। अक्सर एग्जाम में आता है और आप कंफ्यूज कर जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निषेचित डिंब का विकास होता है। फर्टिलाइज्ड ओवम का विकास होता है। कहाँ होता है? ऑप्शन है गर्भाशय में, दूसरा अंडाशय में, तीसरा अंडवाहिनी नलिका में, और चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या है करेक्ट आंसर? निषेचित डिंब का विकास होता है कहाँ? गर्भाशय में, या अंडाशय में, या अंडवाहिनी नलिका में, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या है इसमें? गर्भाशय में। निषेचित डिंब गर्भाशय में ही विकसित होता है। भ्रूण का विकास, एम्ब्रियो का विकास भी गर्भाशय में ही होता है। फैलोपियन ट्यूब क्या है ना? इस तरह का ट्यूब है जो केवल अंडाणु को लाने का काम करता है, परिवहन का करने का काम करता है। और जब अंडाणु स्पर्म से आकर के मिल जाता है, फर्टिलाइज्ड हो जाता है, तब उसका जो विकास होता है वो कहाँ होता है? गर्भाशय में। अगर फैलोपियन ट्यूब में उसका विकास होगा तो डेवलप नहीं होगा डिंब, और फिर मदर को गर्भपात कराना पड़ जाएगा, क्योंकि वो तो नली है छोटा सा ना, फैलोपियन ट्यूब। उसमें एक डिंब का किस तरह से एक बच्चे का विकास कैसे हो सकता है? नहीं होगा, रुक जाएगा, गर्भाशय में जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, अंडवाहिनी नलिका संख्या में होती है। अंडवाहिनी नलिका संख्या में होती है, कितनी होती है? ये इसका आंसर देना आपको। 2, 3, 4, 6। बहुत इजी क्वेश्चन है। अंडवाहिनी नलिका संख्या में कितनी होती है? 2 होती है, दोनों तरफ। आपने देखा होगा ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जब आप संरचना पढ़े होंगे तो एक इस साइड होती है और एक आपके इस साइड नली होती है। ठीक है, तो संख्या में कितनी है? ये 2 होती है। और क्वेश्चन नंबर अब आगे देखो, तीसरा, अंडवाहिनी नलिका के
अंतिम सिरे पर अंगुली जैसे, इस तरह का जैसे उंगली है ना, इस तरह का उभार पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है झालर, अंग्रेजी में फिम्बरी, दूसरा एम्पुला, तीसरा सर्विक्स और चौथा फैलोपियन ट्यूब। कौन सा करेक्ट आंसर है, बोलो? करेक्ट आंसर है, उसको क्या बोलते हैं? झालर। झालर जैसे इस तरह से देखते हैं, झालर लगा रहता है, याद रखना हिंदी वाली छात्राएं भी। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फिम्बरी, फिम्बरी, और हिंदी में बोलते हैं उसको झालर। झालर जैसा दिखता है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब के अंतिम सिरा पर रहता है, इस तरह से गुच्छे उंगली जैसे उभार रहते हैं, इस तरह से दोनों तरफ से रहते हैं, एक इस साइड से रहता है और एक इस साइड से रहता है, उंगली जैसे उभार रहता है। अब फैलोपियन ट्यूब एक नली जैसा दिखता है, पतली नली होती है, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? फिम्बरी। और इसमें से एक झालर सबसे ज़्यादा लंबा होता है, जिसे हम कहते हैं अंडाशयी झालर, ओवेरियन फिम्बरी कहते हैं। यह झालर अंडाशय से बिल्कुल ही सटा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। अंडाशय से अंडाणु का क्षरण कहलाता है। अंडाशय से अंडाणु का क्षरण, ओवरी से एग का निकलना, क्षरण मीन्स निकलना, कहलाता है अंडोत्सर्ग, रजोनिवृत्ति, मासिक धर्मचक्र या निषेचन। क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर क्या है? फिर से सुनो। अंडाशय से अंडाणु का क्षरण कहलाता है अंडोत्सर्ग या रजोनिवृत्ति या मासिक धर्मचक्र या निषेचन। करेक्ट आंसर अंडोत्सर्ग, ओवुलेशन। अंडाशय से अंडाणु का क्षरण कहलाता है ओवुलेशन। मासिक धर्मचक्र आप सब जानते हो, पीरियड्स होना। निषेचन, जब अंडाणु को स्पर्म विभेदित कर देता है, उसको छेद कर देता है, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन। और वहीं से गर्भ धारण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। रजोनिवृत्ति आपको जानते हो, पीरियड का छूट जाना, जो ज़्यादा एज के अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछती हूँ आपको, चलिए बताइए। मनुष्य में अलैंगिक क्रोमोसोम होते हैं, उनकी संख्या कितनी है? अलैंगिक क्रोमोसोम की, ऑटोसोम्स इसको बोलते हैं, या एसेक्सुअल क्रोमोसोम्स इसको कह सकते हैं हम। कितने होते हैं? 44 या 2 या 46 या 48। कन्फ्यूजिंग है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, गड़बड़ा जाएगा मामला। मनुष्य में अलैंगिक क्रोमोसोम कितना होता है? 44। टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46, जिसमें 2 क्रोमोसोम होते हैं लैंगिक, बाकी 44 क्रोमोसोम जो होते हैं, 44 क्रोमोसोम होते हैं ऑटोसोम्स कहलाते हैं। और जो 2 सेक्सुअल क्रोमोसोम्स होते हैं, यही निर्धारित करते हैं लिंग को, जिसमें पुरुष में पुरुष में XY और महिला में XX क्रोमोसोम होते हैं। स्त्री में XX क्रोमोसोम होता है, लड़की में XX क्रोमोसोम होता है और लड़कों में XY क्रोमोसोम होता है। समझ गए बात को? ये रीजन है। नेक्स्ट, अंडाणु में होता है, अंडाणु में होता है, ऑप्शन सुनो, XX क्रोमोसोम या XY क्रोमोसोम या उपरोक्त दोनों ही या इनमें से कोई नहीं। अंडाणु में क्या होगा? XX क्रोमोसोम होगा, क्योंकि ये किसके अंदर है? किसके भीतर है? स्त्री के भीतर, स्त्री के, महिला के अंडाशय में होता है अंडाणु, तो उसमें X क्रोमोसोम ही होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ आपको। पुरुष के शुक्राणु में होता है XX क्रोमोसोम या XY क्रोमोसोम या दोनों ही या इनमें से कोई नहीं। पुरुष के
स्पर्म में, शुक्राणु में XY क्रोमोजोम पाया जाता है। अभी मैंने बताया आपको कि ह्यूमन बीइंग में, मनुष्य में 46 क्रोमोजोम होते हैं, जिसमें 2 क्रोमोजोम सेक्स क्रोमोजोम होते हैं, है ना, और पुरुष में XY क्रोमोजोम होता है और महिला में XX क्रोमोजोम होता है। तो जब अंडाणु की बात आएगी तो महिला से संबंधित है और XX क्रोमोजोम होगा, और जब शुक्राणु की बात आती है तो शुक्राणु पुरुष में पाया जाता है और वहाँ पर XY क्रोमोजोम की बात होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं हम आपको। मासिक धर्म चक्र प्रारंभ को कहते हैं, मासिक धर्म चक्र प्रारंभ को कहते हैं रजोदर्शन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेनार्की, रजोनिवृत्ति, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में मेनोपॉज, या थर्ड है जाइगोट, या इनमें से कोई नहीं। मासिक धर्म चक्र प्रारंभ को क्या कहते हैं हम? मेनार्की बोलते हैं, इसको रजोदर्शन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्या बोलते हैं इसको हम? मेनार्की बोलते हैं, रजोदर्शन बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, लास्ट बट नॉट लिस्ट। इनमें से कौन स्त्री प्रजनन अंग नहीं है? इनमें से कौन स्त्री प्रजनन अंग नहीं है? ध्यान से सुनो। अंडवाहिनी नली, स्पर्मेटिक कोड दूसरा ऑप्शन, तीसरा भग शिश्निका, और चौथा बृहत भगोष्ठ। कौन है करेक्ट आंसर? इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर बताओ आप? इनमें से कौन स्त्री प्रजनन अंग नहीं है? अंडवाहिनी नली, अभी मैंने बताया अंडवाहिनी नली स्त्री प्रजनन अंग है। स्पर्मेटिक कोड जो लटका हुआ रहता है वो पुरुष में रहता है, महिला में नहीं रहता है, जहाँ से उसका टेस्टिस लटकता है। स्पर्मेटिक कोड पुरुष का है, महिला में नहीं है। अब बाकी भगशिश्निका, जिसको हम कहते हैं क्लाइटोरिस, अब बृहत भगोष्ठ, लेबिया मेजोरा, ये स्त्री के प्रजनन अंग हैं, पुरुष के प्रजनन अंग नहीं है। स्पर्मेटिक कोड ये संख्या में 2 होते हैं, जिनसे दोनों टेस्टिस एक एक की संख्या में एक एक अंडकोश स्क्रोटम में लटकते रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक लास्ट पूछती हूँ। इनमें से कौन स्त्री के आंतरिक प्रजनन तंत्र के भाग नहीं है? इनमें से कौन स्त्री के आंतरिक प्रजनन तंत्र के भाग नहीं है? पहला अंडवाहिनी नलिका, दूसरा अंडाशय, तीसरा गर्भाशय, और चौथा लघु भगोष्ठ। ऑप्शन सुनो, प्रश्न फिर से सुन लो। इनमें से कौन स्त्री के आंतरिक प्रजनन तंत्र के भाग नहीं है? फर्स्ट अंडवाहिनी नलिका, फैलोपियन ट्यूब अंग्रेजी में, अंडाशय ओवरी, तीसरा गर्भाशय जिसको अंग्रेजी में यूट्रस बोलते हैं, और चौथा लघु भगोष्ठ। इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हुआ? लेबिया माइनोरा। ये महिला के बाह्य प्रजनन तंत्र का भाग है, आंतरिक भाग नहीं है। लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, क्लाइटोरिस, ये सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आउटर पार्ट्स हैं, इंटरनल पार्ट्स नहीं। ठीक है, तो आज मैंने आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित कुछ प्रश्नों को पूछा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, फीडबैक दें, और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक जाने के दो इजाज़त। बाय बाय। कमेंट करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। ठीक है, बाय बाय बच्चे।